तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव मॉडल सेट नंबर 1 की। देखिए जो टर्म 2 का मॉडल सेट आया है वो हिंदी का ये 1 है। तो देख लेते हैं इसका जो भी कम्प्लीटली जो आंसर है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। हिंदी इलेक्टिव है, ठीक है। और सब तो पता ही है आपको कितना टाइम मिलेगा और क्या क्या सामान्य निर्देश है। तो चलिए फटाक से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर को। तो देखिए आपका पहला जो इस प्रकार से कुछ गद्यांश पढ़ने का रहेगा तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको पढ़ूंगा तो अभी टाइम लग जाएगा, ऐसे भी ये वीडियो थोड़ा लंबा बनने वाला है। तो देखिए आपका इस प्रकार से कुछ गद्यांश है, इसको आप लोग प्रेम से पढ़ लीजिएगा। और आपका यहाँ क्वेश्चन भी है तो साथ ही साथ देख सकते हैं। देखिए और भी है आपका, तो इस प्रकार से आपका कुछ क्वेश्चन आंसर है। तो इसका हम आंसर देखते हैं, ठीक है। ये रहा आपका गद्यांश और इसका कुछ प्रश्न। अब इनका हम लोग आंसर देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आंसर को। देखिए इससे पहले मैंने हिस्ट्री का बना रखा है, अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो देखिए हम गद्यांश का जो अथवा वाला प्रश्न का है उसका हम लोग आंसर देखेंगे। आपका प्रश्न है कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि पद्यांश में किस समय का वर्णन किया गया है। जो समय जो वहाँ बताया गया है आप लोग पढ़िएगा तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा क्या बात है क्या नहीं है। तो देखिए आंसर क्या है। जो समय की बात किया गया है वो दिवासना के समय बात किया गया है। यानी कि देखिए दिवसावसान का मतलब होता है कि दिन की समाप्ति के समय, यानी कि जो दिन का समाप्ति के समय हो रहा था उस समय का बात किया जा रहा है उस पद्यांश में। देख लेते हैं ख का। तो आपका दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, ख नंबर पूछ रहा है कि यहाँ आसमान से किसके उतरने की बात कही गई है। यानी कि जो आसमान से उतरने की बात कही गई है वो किसकी बात कही गई है। वो संध्या सुंदरी की, यानी कि शाम का समय हो रहा है, बताएगा ना। दिवसावसन का समय है यानी कि दिन की समाप्ति का समय है। और यहाँ दूसरा में पूछा जा रहा है कि इसमें आगमन जो हो रहा है आसमान से किसके उतरने की बात करिए, वो संध्या सुंदरी की, यानी कि संध्या अब होने वाला है तो संध्या सुंदरी की आने की बात कर रही है। देख लेते तीसरा। तो गौ नंबर आपका पूछा जा रहा है कि तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास का आशय क्या है। तो तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास का अर्थ है यानी कि आशय है संध्या के समय किसी भी प्रकार की चंचलता नहीं, यानी कि शाम का समय है, किसी भी प्रकार का शोर नहीं, किसी भी प्रकार का चंचलता नहीं, एकदम शांत सा माहौल है, ठीक है। ये रहा आपका प्रश्न, ठीक है। अब देख लेते हैं आपका आगे। वो था आपका शायद 1 नंबर टाइप का, हाँ 2 नंबर आपको मिलता है, ठीक है। इसमें आपको 2 नंबर मिलेगा, जिसको हम लोग देखें ये 3 प्रश्न बनाए ना हम लोग, इसको आपको 2-2 नंबर करके मिलेगा। अब देख लें तो आपको कुछ बड़ा है जिसको आपको 5 नंबर मिलने वाला है। तो देखिए क्या है प्रश्न, कुछ निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न को उत्तर दीजिए। देखिए इनमें से आपको 2 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। आपको 2 प्रश्न का उत्तर देना है। तो देख लेते हैं और आपको मिलेंगे 5-5 करके 10 अंक। तो देख लेते हैं आपका पहला जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे अनुशासन अथवा महिला सशक्तिकरण पर निबंध लिखें। 2 में से 1 पर लिखना है। तो हम लोग अनुशासन की बात कर लेते हैं। चलिए अनुशासन को ही देखते हैं। आप महिला सशक्तिकरण पर भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हम अभी अनुशासन को ही देख रहे हैं। तो देखिए क्या है कि अनुशासन हर व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए अनुशासन का हम लोग टॉपिक है। तो अनुशासन क्या है, तो अनुशासन हर व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर हम अनुशासन का अर्थ की बात कर सकते हैं तो अनुशासन का अर्थ ही होता है निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करना, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि हर व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व होता है। अनुशासन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसके बिना हम सुखी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अनुशासन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, वो हमारे देखिए स्कूल से ही स्टार्टिंग होता है, हर एक जगह, चाहे वो खेल में रहे, स्कूल में रहे, घर में रहे। क्या बताते हैं, परिवार के अनुशासन में रहो, ऐसे रहो, ऐसे रहो। शिक्षक भी यही बताते हैं, सब तरह का बताते नहीं। अनुशासन जो है ना, अनुशासन चरित्र निर्माण की बहुत बड़ी शाखा है। तो देख लेते और आगे क्या है। फिर बताया जा रहा है कि फिर चाहे वो हमारा दैनिक दिनचर्या हो या स्कूल खेल का मैदान क्षेत्र या फिर कोई अन्य कार्य, चाहे हमारा दैनिक दिनचर्या हो, दिन में कोई कार्य करते हैं वो नियम अनुसार कार्य करते हैं ना, कि हमको इतना बजे भोजन कराना है, इतना बजे खेलना है, ठीक है। और कुछ देखिए खेल में भी नियम होते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं, किस प्रकार से खेल को बनाया जा सकता है अच्छी तरह से, यानी कि सभी हर एक चीज़ में हमारा अनुशासन जरूरत है। अनुशासन बहुत ही बड़ा महत्व कार्य करता है। तो किसी भी क्षेत्र में अनुशासन का बहुत बड़ा कार्य है। आगे देख लेते हैं।
अनुशासन सही तरीके से जीवन जीने की कला है। यदि हम अनुशासन का पालन ना करें तो हमारा जीवन व्यर्थ या अस्त व्यस्त हो जाता है। अगर हम अनुशासन से नहीं चलते हैं, डिसिप्लिन से किसी भी चीज़ को नहीं करते हैं, तो जो कार्य है, जो भी हम लोग कुछ करेंगे वर्क, वो अच्छी तरीके से नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुशासन का अर्थ, अनुशासन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है तथा ठीक है, शासन अनु का अर्थ है पालन है तथा शासन का अर्थ नियम है, अर्थात नियमों का पालन करना ही अनुशासन कहलाता है। हम बताएं अभी कि अनुशासन का अर्थ होता है कि निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करना। कोई भी एक नियम है, उसके अनुसार कार्य करना है कि इस प्रकार से हमको इस वर्क को करना है, इतना टाइम में करना है, इस प्रकार से करना है, कोई एक लिमिट होती है उसी प्रकार से। चलिए देख लेते हैं आगे। आपका ख नंबर में पत्र लेखन, इसमें भी आपको 5 अंक प्राप्त होंगे। एक आपको प्रश्न लिखना है, ये पत्र लिखना है। तो हम लोग जो देखेंगे अभी अर्थशास्त्र के विषय में, देखिए आपको जो अभी हम लोग देखेंगे तो अर्थशास्त्र के विषय में पढ़ाई ना हो पाने के उत्पन्न कठिनाइयों को बताते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को समाधान हेतु पत्र लिखें। यानी कि आपको एक पत्र लिखना है अपना प्रधानाध्यापक को, ठीक है, प्रिंसिपल जी को, और ये बताना है कि आपका जो अर्थशास्त्र है, यानी कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, इसकी पढ़ाई में कुछ बाधाएं आ रही, समस्या हो रही, इस पर आपको एक पत्र लिखना है। तो देख लेते हैं पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। आपको तो देखिए, आप लोग क्लास 9, 8, 7, 6 हर एक क्लास में आप लोग पत्र लेखन की कला आप लोग को पता है किस तरह से लिखा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं फटाक से। तो देखिए पहले किस तरह से लिखना है कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, आपको सबसे पहले संबोधित करना है किसको आप पत्र लिख रहे हैं, तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद अपना विद्यालय का नाम लिखना है, जिस तरह से आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि +2 उच्च विद्यालय पूर्वी टुंडी, इस प्रकार से अपना विद्यालय का नाम देना है। देखिए विषय जो है वो आपका इस जगह पर होने वाला था, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा होता है। तो उसके बाद आपको विषय देना है इस स्थान पर, और विषय के बाद विषय में क्या है उस चीज़ को लिखना है। तो हमारा जो विषय है वह है अर्थशास्त्र की पढ़ाई ना होने के संबंध में। ठीक है, ये रहा हमारा विषय। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद हम जो जिसको पत्र लिख रहे हैं उनको हम बताएंगे अपनी समस्या। तो चलिए अब जो हम लोग समस्या है उसको हम लोग अपना व्यक्त करेंगे। जिनको आप पत्र लिख रहे हैं उसको किस तरह से लिखते हैं, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि महाशय, सविनय निवेदन यह है कि मैं इस विद्यालय की कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। ठीक है, आप जो भी कक्षा का छात्र हैं, अभी तो हम लोग 12वीं का बता रहे हैं, ये हिंदी बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो लिखना है 12वीं का छात्र हूँ। महोदय, कारण यह है कि हमारी कक्षा में अर्थशास्त्र के कोई भी शिक्षक ना होने से हम सभी विद्यार्थियों को बहुत कठिनाई हो रही है। ठीक है, इस तरह से आपको कारण आपका व्यक्त करना है, क्या कठिनाई है। तो अर्थशास्त्र का जो मतलब शिक्षक नहीं है, उस पर विद्यार्थियों ने यहाँ अपना कठिनाई व्यक्त किया है। और शिक्षा भी नज़दीक, परीक्षा भी नज़दीक में है, अभी तक अर्थशास्त्र की पढ़ाई नहीं हुई है, अतः हम सभी छात्र का भविष्य को ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्र की पढ़ाई जल्द से जल्द की जाए। देखिए आपको इस तरह से अपना समस्या को व्यक्त करना अपने हिसाब से। मैंने तो इसको बता दिया है, लेकिन आपको कुछ लगता है कि इसमें थोड़ा बना के लिखना है। एकदम लेटर जब लिखते हैं, पत्र जब लिखते हैं, एकदम अच्छी तरह से लिखिए और अपने शब्दों में जितना हो सके लिखने का प्रयास कीजिए। जिस तरह से जिनको आप पत्र लिखेंगे वो भी देखेंगे तो बोलेंगे हाँ। उसके बाद आपको अंत में क्या लिख देना, अंततः आपसे नम्र निवेदन है, ठीक है, यह है कि अर्थशास्त्र की पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू की जाने की कृपा करें। आप देखिए लेटर जब भी लिखेंगे तो आप सबसे पहले जिनको लेटर लिखेंगे उसको एकदम संबोधित कीजिए बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, प्यारी प्यारी बातें लिखें और उनको रिस्पेक्ट दें। ठीक है, और देखते हैं अंतिम में क्या लिखेगा आप लोग कि आपका आज्ञाकारी छात्र जो भी हैं अपना नाम लिख देना है। ठीक है, जैसे विजय कुमार यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्ग अपना लिख दीजिएगा, कक्षा लिख दीजिएगा, क्लास लिख दीजिएगा। ठीक है, 12th है, और आपका अपना डेट भी लिख देना है, जो आपका डेट रहेगा वो लिख दीजिएगा। बस इस प्रकार से आपका पत्र लेखन समाप्त हुआ। आगे देख लेते हैं। फिर आपका खंड ग है, इसमें भी आपका 5 अंक का मिलेगा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रसंग का व्याख्या कीजिए। इन जो दिया हुआ है इनमें से एक को करना है। तो यहाँ क ही लिया गया है, देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि मैं जानूँ निज नाथ मुनि आओ। ठीक है, पूछा जा रहा है कि मैं जानूँ निज नाथ मुनि भाऊ, अपराधी पर
कोह न काऊ, मोह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, खेलत मुनिस न कबहू देखी। देखिए ये जो चैप्टर है राम भरत और जो है ना मिलन की बात कही, वो जो चैप्टर है उससे लिया गया है। तो वही इसका जो लिया गया है, मैं जानूँ निज नाथ स्वभाव, तो इसको हम लोग देखेंगे क्या बात बताया जा रहा है। तो इसका जो अर्थ है, व्याख्या है, व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है कि भरत अपने अग्रज श्री राम के सरल स्वभाव को भली भांति जानते हैं। भरत प्रभु श्री राम के सरल व सहज स्वभाव की पृष्टि में ही कथन कहते हैं कि मैं जानूं निज नाथ स्वभाव, अर्थात भरत अपने स्वामी भाई राम के सरल स्वभाव को भली प्रकार से जानते हैं। इस कथन के माध्यम से भरत श्री राम के स्वभाव की विशिष्टता उजागर करते हुए स्पष्ट करते हैं कि वह कभी छल कपट पूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं। श्री राम तो सदैव सभी के प्रति निश्चल प्रेम भाव रखते हैं। यानी कि भरत जो है, इस पंक्ति में भरत अपने भाई यानी कि श्री राम जी के बारे में बता रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं कि राम जी ऐसे हैं, वो कभी खेल में क्रोध नहीं करते हैं, ठीक है, और उनका व्यवहार इस प्रकार है, कभी छल कपट नहीं करते हैं। इस प्रकार से उनको बता रहे हैं भरत जी अपने भाई के बारे में, यानी कि राम जी के बारे में। अब देख लेते हैं चौथा प्रश्न। तो आपका चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न को उत्तर दें। फिर आपको 2 प्रश्न को उत्तर देना है। इनमें से आपको 3 और 3 यानी कि 6 अंक प्राप्त होंगे, तो आपको 2 देना है, ठीक है। एक्स्ट्रा 1 आपको छोड़ना है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है। पहला आपका प्रश्न है कि माघ महीने में गृहिणी को क्या अनुभूति होती है। देखिए आप जब चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बात है। तो लेकिन हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या बात है, माघ महीने में गृहिणी को क्यों अनुभूति होती है, मतलब क्या अनुभूति होती है वो बताना है। तो देखिए आंसर आपका ये रहा कि माघ मास, ठीक है, माघ मास शब्द ऋतु का सर्वाधिक कपकपा देने वाला महीना है। इस समय सर्दी अपनी चरम सीमा पर होती है। जो माघ का मास होता है, वो जो ऋतु होता है, सर्वाधिक कपकपा देने वाला महीना होता है। इस समय सर्दी अपनी चरम सीमा पर होती है। सर्दी की अधिकता के कारण पाला पड़ने लगता है। गृहिणी नायिका को माघ मास में विरह की मोर झेलना मृत्युकाल लगता है। यानी कि जो नायिका जो है अपना जो इसके साथ जो हम लोग दूरी बना है, उसका जो मृत्युकाल के समान लग रहा है। इसका जो दूरी है ये लोग का बीच, अभी जो बुक को पढ़ेगा तो समझ में आएगा। तो वही जो इस समय को उनको मृत्युकाल जैसा लग रहा है, एक दूसरे से वो लोग को बिछड़ने के बाद, ठीक है। नायिका को अनुभव होता है कि पति के बिना वह सर्दी से छुटकारा नहीं पा सकती। जो इसका पति था उससे इन लोग का थोड़ा तालमेल ऐसा होता है ना, आपसी तालमेल, तो दूरी हुआ है। और दूसरी ओर नायिका को काम भाव भी सताने लगता है। दूसरी ओर जो होती है लेडीज, उनका काम भी होता है, दूसरी ओर का काम भी सताने लगता है। नायिका सर्दी की रातों में पति मिलन के लिए तड़प उठती है, और जो नायिका होती है अपना पति के मिलन के लिए सर्दी की रातों में क्या होता है, तड़प उठती है, ठीक है। और क्या होता है कि माघ मास में वर्षा आने से नायिका के कपड़े गीले हो जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 2 ही प्रश्न को उत्तर देने बोला है, तो मैं ख को छोड़ देता हूँ और ग का आंसर देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका ग। अगर क्वेश्चन देखना है तो देख लिखिए, कवि ने ठीक है, कवि ने चाहत चलन ये संदेशों ले सुजान को क्यों कहा है, ठीक है। इसका हम लोग देख लेते हैं आंसर क्या होगा। तो देख लेते हैं आपका आंसर। ये रहा आपका ग का आंसर, देख सकते हैं कि कवि को अपनी प्रेयसी सुजान के दर्शनों की काफ़ी लंबे समय से इच्छा है। उसकी प्रेमिका उससे मिलने के झूठ वादे करते थे। जो कवि है, कवि को अपनी प्रेयसी सुजान के दर्शन की काफ़ी लंबे समय से इच्छा है। उसकी जो प्रेमिका है, प्रेमिका उससे मिलन के झूठे वादे करती हैं। इससे कभी उदास, ठीक है, इससे कभी उदास हो जाता है, कभी आश्वासन पर विश्वास करते करते, उसके आने की प्रतीक्षा करते करते बुरी तरह थक जाता है। जो कवि होते हैं उनका जो ये होता है, प्रेमिका सुजान जो होती हैं, ठीक है, जैसे जो सुजान होती है उससे मिलने के लिए जो समय झूठे झूठे वादे करते थे और आते नहीं थे, इस प्रकार से बात है। और कवि वेट भी करता था बहुत दिनों से, ठीक है।
तो इसी तरह बताया जा रहा है कवि के आश्वासन पर विश्वास करते करते उसने ने प्रतीक्षा करते करते बुरी तरह हालत हो गया, यानी कि वेटिंग करते करते उसका बुरा हाल हो गया। और कवि को लगता है कि अब उसके प्राण निकलने को है, यानी कि अब लगता है अब उनको प्राण निकलने का, बहुत प्रतीक्षा कर लिए, बहुत वेट कर लिए। इसके प्राण होठों तक आकर ठहर गए हैं, वह होठों पर आकर इसलिए अटके हैं ताकि सुजान का संदेशा लेकर ही निकले। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रह गया। और आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। तो ये भी प्रश्न आपका 3-3 अंक का है। इनमें से देखिए जो प्रश्न है इनमें से आपको 2 प्रश्न का उत्तर देना है, तो फिर आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी। जो लोमड़ी है स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों जा रही थी, ठीक है। अपने अपने आप खुद ब खुद, मतलब खुद ब खुद अपने मन के अनुसार, ठीक है। अगर आपको कोई बोला जा सके कि वहाँ कोई लोमड़ी है और लोमड़ी खुद शेर के मुंह में जा रही है, तो क्या कारण है, वही व्याख्या इसमें बताना है। तो कुछ रीज़न तो होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कि लोमड़ी शेर के मुंह में स्थित रोजगार दफ्तर में दरख्वास्त देने के लिए स्वेच्छा से जा रही थी। यानी कि लोमड़ी को किसी प्रकार का क्या बोलते हैं उनको, समस्या यानी कि किसी प्रकार का भ्रम हुआ था कि इस प्रकार से वहाँ पर ये है वो है, रोज़गार है, तरह तरह की बातें हैं। तो भ्रम के कारण से लोमड़ी खुद ब खुद उनकी मुंह में जा रहे थे। ये आपका छोटा सा आंसर रहा। और देख लेते हैं आपका जो फिर आपका 2 देने बोला, तो हमको इस बार हम लोग ग को काट रहे हैं और ख को देते हैं, ठीक है। और जो आपका ख का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अमझर से आप क्या समझते हैं। जो अमझर है, अमझर क्या है इसको बताना है। और अमझर गाँव में सुनापन क्यों है, ठीक है। अमझर गाँव में सुनापन क्यों है उनको बताना है। तो देख लेते हैं क्या बात है, अमझर क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, चलिए। लेखक ने नवा गांव के निकट अमझर नामक गांव का जिक्र किया है। जो कविता है, लेखक ने नवा गांव, एक नवा गांव है, उसके निकट अमझर नामक एक गांव का जिक्र किया है। इसका नाम आम के पेड़ की अधिकता होने पर पड़ा है। जो अमझर है, ठीक है ना, अमझर का क्यों नाम पड़ा, क्योंकि यहाँ पे आम का पेड़ों की संख्या ज़्यादा था, यानी कि आम का पेड़ अधिकतर थे, इसलिए वहाँ नाम पड़ गया अमझर। अमझर यानी आम के मौसम में इस गांव में अत्यधिक आम पेड़ों में जड़ते थे, ठीक है। आम के मौसम जब होता था, यानी कि आम के मौसम में वो गांव जो होते थे, गांव में अत्यधिक आम पेड़ों से जड़ते थे, ठीक है। अब अमझर गांव में अमरोली प्रोजेक्ट की सरकारी घोषणा के बाद नवा गांव में अनेक गांव उजड़ गए। यानी कि अमरोली प्रोजेक्ट के आने के बाद, ठीक है, वहाँ के जो गांव हैं तो गांव बहुत सारे उजड़ने लगे। देखिए सामान्य तौर पर किसी भी गांव में कोई भी फैक्ट्री वगैरह लगता है तो वहाँ पे कुछ कुछ लोगों को तो स्थानांतरण होना पड़ेगा, ठीक है। तो एक स्थान से दूसरा स्थान जाना ही पड़ेगा। तो उसी प्रकार वहाँ भी उजड़ रहा था, ठीक है। अमझर गाँव के लोग भी वहाँ से पलायन हो रहे थे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे। किसी भी फैक्ट्री वगैरह का अगर निर्माण किया जाएगा तो वहाँ पे सामान्य तौर पर वहाँ पर लोग को थोड़ा हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। यही बात रहा और इसी कारण अब अमझर में सुनापन छा गया है, ठीक है। देख लें, प्रश्न रह गया और आपका कुछ प्रश्न बाकी है। तो आपका ये 6ठा प्रश्न है। तो प्रश्न है कि निर्मल वर्मा के किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखें। इनमें आपको 2 नंबर मिलने वाला, ठीक है। तो इसमें बताना है कि निर्मल वर्मा जो है इसका 2 रचनाओं के बारे में बताएं, आपको 2 अंक मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, आपको 2 रचना लिख देना है कहीं से भी। तो मैं इसको बता रहा हूँ आंसर। देखिए, एक तो है जलती झाड़ी, ठीक है, एक तो जलती झाड़ी और दूसरा परिंदे, 2 इनके नाम हो गए। देख लेते हैं। अथवा तो बनाना नहीं था, लेकिन अथवा का आंसर बता दिए, ईजी है उसी। चलिए याद रखेगा, एग्जाम में काम आएगा आपका। पूछा जा रहा है कि असगर वजाहत का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो असगर वजाहत का जन्म जो हुआ था सन 1946 में फतेहपुर कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। तो फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वां पूछा जा रहा है कि कोहिया किसे कहते हैं, ठीक है। कोहिया किसे कहते हैं, उसकी विशेषता बताएं। ये आपको 3 नंबर मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है। तो कोहिया एक जल पुष्प है, ऐसे कुदुम भी कहते हैं, ठीक है, सॉरी ऐसे कुदुम भी कहते हैं। इस कोकावेली के नाम से भी जाना जाता है। बताया जा रहा है, सुनिए क्या है, टाइपिंग में से हल्का हल्का होता है। जो कोकैया है, ठीक है, कोकैया जल पुष्प है, इसे कुदुम भी कहते हैं और इसे बोली के नाम से भी जाना जाता है। यह शरद ऋतु में
गड्ढे के पानी में होता है। जो कोकैया होता है, यह शरद ऋतु में गड्ढे के जो पानी होती है उनमें होती है। ठीक है, क्या उत्तर भारत में जो यहाँ पर उत्तर भारत में अधिकतर पाया जाता है। ठीक है, एक टैपिंग में से होता है थोड़ा बहुत, तो ये जो है उत्तर भारत में अधिकतर पाया जाता है। कोकैया एक जलपुष्प है, शांति से सुनिए, एक बार मैं विस्तार से बता रहा हूँ। कोकैया एक जलपुष्प है, इसे कुमुद भी कहते हैं, और इसे, ठीक है, कोकावेली के नाम से भी जाना जाता है। कोकावेली, कुमुद यही है, और जलपुष्प भी है। और जो ये कहाँ पे होते हैं, गड्ढे पानी में होते हैं, और जो उत्तर भारत में है, यानी कि उत्तर भारत कौन सा, ऊपर की ओर, ठीक है ना, उत्तर भारत में अधिकतम पाया जाता है। चलिए, और एक प्रश्न है आपका 8वां प्रश्न। इस तरह से आपका कुछ और प्रश्न रहेंगे। देखिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन आप लोग जब पढ़ेगा तो समझ में आएगा ही। और पढ़ाई के समय में कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए कि वीडियो इतना लंबा भाग रहा है, कि इतना समय से बता रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। जब पढ़िएगा तो 1 घंटा से विस्तारपूर्वक पढ़िए ना, उसके बाद खेलिए कूदिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम से 1 घंटा पढ़ने काफ़ी है। तो देख लेते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया। जो विश्वनाथ था, अब उस पर क्या अत्याचार हो गया। अथवा में भी आपका एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता है, उसके कारण क्या है। तो मालवा में वैसा पानी गिरता नहीं है, तो उसका भी कारण बताना है। तो मैं आपका जो उत्तर दे रहा हूँ इसका एक का ही दे रहा हूँ, अथवा वाला तो अभी साइड में रखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आंसर क्या है। जो विश्वनाथ है, ठीक है, विश्वनाथ के बाद जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ, तब उसके छोटे भाई का कब्जा माँ के दूध पर हो गया। देखिए बताया जा रहा है विश्वनाथ है, विश्वनाथ जब तक था तो था, उसके बाद उसका एक छोटा भाई जन्म जाता है। ठीक है, यानी कि उसका एक छोटा भाई आ जाता है। और देखिए सिंपल सी बात है कि जब कुछ मतलब नवजात शिशु होगा तो उसका भी तो दूध, माँ का दूध चाहिए। तो वही बताया जा रहा है कि विश्वनाथ जो है अब उसको माँ का दूध से दूर किया जा रहा है, क्योंकि अब थोड़ा बड़ा हो गया, वो बड़ा लड़का है, और नवजात शिशु को दूध की आवश्यकता होती है। तो नवजात शिशु उसका छोटा भाई हो गया विश्वनाथ का, जिस कारण से उसका माँ का जो दूध होता है उस पर कब्जा उसका छोटा भाई का हो गया, और दूध से उसको दूर कर दिया गया, यानी कि हो गया, उसका दूध पीना छूट गया। और जो होता है सिंपल सी बात है, सामान्य तौर पर हर एक घरों में होती हैं, तो उनका जो दूध पीना छूट गया। उन्हें गाय का दूध पिलाया जाने लगा, और उन्हें माँ की दूध के जगह पर गाय की दूध पिलाने लगा। छोटे गाय के दूध का स्वाद अच्छा नहीं लगा, और जो छोटे गाय थे उसका दूध का जो स्वाद होता है वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, वो विश्वनाथ को। वह जिद करने लगा, हम गाय का दूध नहीं पिएंगे। और वह जिद करने लगे कि सामान्य तौर पर देखते हैं बच्चा जिद करता है, और दूध, माँ की दूध तो प्रेम होती है सबको, माँ के दूध के लिए कई कई बच्चे तो बहुत बड़े तक भी पीते हैं। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है, विश्वनाथ की दशा यही बताया जा रहा है, कुछ नहीं है इस प्रश्न में। विश्वनाथ की दशा को बताया जा रहा है, वो थोड़ा बड़ा हो गया, उसका एक छोटा भाई है, और दूध उसके जगह पर वो पिएगा। ठीक है, तो विश्वनाथ को यही बात है। ठीक, देख लेते हैं आंसर क्या है। तो उसकी जिद के कारण माँ के स्तनों पर बुकवा का लेप लगाकर दूध पिलाया गया। ठीक है, केसला स्वाद जुबान पर लगते ही विश्वनाथ ने गाय का दूध पीना शुरू किया। ठीक है, मतलब क्या बताया जा रहा है कि माँ का जो स्तन होता है, दूध जो होता है, उस पर कुछ किसी प्रकार का लेप लगाकर उनको, ठीक है, और अपने जो स्तन में कुछ लगा दिया, जिसका जो स्वाद थोड़ा अजीब टाइप का हो गया। ठीक है, केसवा का स्वाद जो लगाया वो जुबान पर लगते ही विश्वनाथ ने क्या किया, वो दूध पीना बंद कर दिया, यानी कि माँ का दूध पीने बंद कर दिया और गाय का शुरू किया। विश्वनाथ का माँ का दूध पीना छूटना ही अत्याचार था। जो कहानी है पूरा, जो आपका जो क्वेश्चन का मेन अर्थ है वो है कि विश्वनाथ का जो अपने माँ का जो दूध है ना, ठीक है, दूध पीना छूटना ही अत्याचार है और कुछ नहीं है। सबसे बड़ा अत्याचार कि माँ का जो दूध है उससे उसको दूर रखा गया, यही उसका अत्याचार है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी वीडियो बनेगा, तो आप लोग कमेंट कीजिए। और देखिए दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, आप लोग शेयर नहीं करते। देखिए अपने मित्र को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को और शेयर कीजिए, और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।